नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम BA/B.Ed थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 75वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हमने जापान के जो जलवायु प्रदेश हैं उसके अंतर्गत हमने जो विभिन्न 4 जलवायु प्रदेशों में जापान को बांटा गया है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी जापान के जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जापान एक द्वीपीय देश है और इसके जो अधिकांश भूभाग है वो पर्वतीय भूभाग के अंतर्गत आता है, यानी पहाड़ियाँ इसके ज़्यादातर भूभाग पर फैली हुई हैं। तो जापान के प्रादेशिक अध्ययन में अगला जो हम पढ़ेंगे वह है मिट्टियाँ। जापान की मिट्टियों के बारे में हम सोइल्स, जापान की मिट्टियाँ। तो जापान में मिट्टी निर्माण पर इसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं विशेषतः उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जापान की मिट्टियों पर यहाँ की स्थलाकृतियों, ज्वालामुखी क्रिया, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, जापान की स्थलाकृति है उसमें विशेषतः पर्वतीय भाग ज़्यादा पाए जाते हैं। जापान में जो मैदानी भाग है उसका विस्तार बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज्वालामुखी क्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया बड़े पैमाने पर संपन्न होती है और बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जलवायु की अगर हम बात करें, हमने 4 जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा है। जापान की जो जलवायु है उसमें विशेषतः समुद्र का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है तो मानसूनी प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ की जो जलवायु है उसको शीतोष्ण मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। कौन सी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है? शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। तो इस जलवायु का प्रभाव यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उन पर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति का भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो विशेषतः स्थलाकृतियों, यहाँ के जो स्थलाकृति में विशेषतः हम बात करें तो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी का विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के अलावा जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनके आधार पर जापान की जो मिट्टियाँ हैं उसको हम 2 महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण भाग में, यानी जापान की मिट्टियाँ 2 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो जापान में देखने को मिलेंगी। एक तो जहाँ पर पर्वतों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर्वतीय श्रेणियाँ जैसे कि आंतरिक भाग या विशेषतः मध्य भाग की जापान की, या होन्शु द्वीप है, होक्काइडो द्वीप या क्यूशू या शिकोकू द्वीप के आंतरिक भागों की विशेषता बात करते हैं। सबसे जैसे होन्शु द्वीप का सर्वाधिक विस्तार है और इसके आधार पर अगर हम देखें तो आंतरिक भाग पूर्णतः क्या है? पर्वतीय है। तो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं वो ज़्यादा विस्तृत पाई जाएंगी। तो सबसे पहला तो इसमें प्रकार बनता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। और दूसरे प्रकार की जो मिट्टियाँ बनती हैं वो हैं जलोढ़। जैसा कि हमने पढ़ा, जापान में अपवाद तंत्र में कि छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आंतरिक पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं और जो तटीय भाग है वहाँ पर पहुँचती हैं तीव्र गति से, तो वो अपर्दन भी अपने साथ में करती रहती हैं। तो उसके कारण जो मिट्टियाँ बनती हैं वो कौन से में आ जाएंगी? जलोढ़ मिट्टी में। तो 2 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो जापान में पाई जाती हैं। एक तो पर्वतीय मिट्टियाँ, पर्वतीय भागों में जो पाई जा रही हैं पर्वतीय मिट्टियाँ, और दूसरी जो मिट्टियाँ होंगी वो कौन सी होंगी? जलोढ़ मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टियों के बारे में। तो जापान के मध्यवर्ती भाग में जो पर्वत श्रेणी है उनके ढालों पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? पर्वतीय मिट्टियाँ। मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियों पर पाई जाने वाली, यानी मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियों पर इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। इसमें
इस प्रकार की, जैसे कि हम जानते हैं जापान की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस प्रकार की हैं, ज्वालामुखी। तो मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियों पर इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में ज्वालामुखी लावा की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी लावा जो है वो इन मिट्टियों में देखने को मिलता है, यानी लावा से निर्मित मिट्टी हम इनको कह सकते हैं। ज्वालामुखी लावा की प्रधानता इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार अब ज्वालामुखी लावा की इसमें प्रधानता होंगी तो इन मिट्टियों में मुख्यतः लाल पीले रंग की पोडोजोल मिट्टी है वो विशेषतः पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टियां? लाल पीले रंग की पोडोजोल मिट्टियाँ, लाल पीले रंग की पोडोजोल मिट्टियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लीचिंग प्रोसेस के साथ कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं? लैटराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लाल पीले रंग की पोडोजोल मिट्टियाँ, इसके साथ साथ में मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रेणियों में जो पाई जाती हैं वो ज्वालामुखी लावा की प्रधानता वाली मिट्टियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दो मुख्य प्रकार बन रहे हैं, जैसे पोडोजोल तथा इसके अलावा भूरी लाल लैटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अब ये जो भूरी लाल लैटेराइट मिट्टी है इनकी उत्पत्ति किसके कारण होती है? जो लीचिंग प्रोसेस होती है, अक्षालन की जो क्रिया होती है उसके कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये मिट्टियाँ किससे बनी हैं? अपक्षालन की क्रिया। चीन की मिट्टियां जब हमने पढ़ी थी तो उनके निर्माण की और इनके जो पोडोजोल, पोडोकल, पेडाल्फर जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर अपक्षालन की क्रिया के फलस्वरूप बनती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं उसमें जीवाश्म या ये कह सकते हैं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है, यानी जो पर्वतीय मिट्टियां हैं इन मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका मतलब ये उपजाऊ भी कम होती हैं। कैसी होती हैं? कम उपजाऊ। ये मिट्टियां कम उपजाऊ होती हैं, जीवाश्म की कमी होती है या ह्यूमस की इनमें कमी पाई जाती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण ये मिट्टियां, इनमें जो खनिज पदार्थ हैं वो भी कम देखने को मिलते हैं, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के कारण। वर्षा के कारण खनिज कम पाए जाते हैं। उच्च तापमान रहेगा और ज़्यादा वर्षा होगी तो इन मिट्टियों में, यानी लाल पीली जो मिट्टी है, विशेषतः लाल और पीली जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें खनिज पदार्थों की भी मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा लिथोसोल नामक जो पर्वतीय मिट्टी है, लिथोसोल नामक पर्वतीय मिट्टी, लिथोसोल जो पर्वतीय मिट्टी है उसका विस्तार है वो जापान के लगभग 2/3 भाग पर देखने को मिलता है। यानी लिथोसोल जो पर्वतीय मिट्टियां हैं वो जापान में ज़्यादा पाई जाती हैं। कितने? 2/3 भाग पर, यानी 60% से भी ज़्यादा जो पर्वतीय भाग हैं उस पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? लिथोसोल नामक मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये उथली, पथरीली एवं रेतीली होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? उथली, पथरीली एवं साथ में कैसी? रेतीली। उथली, पथरीली एवं रेतीली ये मिट्टियां हैं वो
ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यानी लिथोसोल मिट्टी है वो जापान का जो लगभग 2/3 जो पर्वतीय भाग है, या हम कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार जापान के 2/3 से अधिक भूभाग पर पाया जाता है, जिसमें लिथोसोल सर्वाधिक पाई जा रही है। सिंचाई की व्यवस्था अगर हो तो इस प्रकार की जो मिट्टी है, यानी लिथोसोल मिट्टी जो विशेषता है उसमें सिंचाई सुविधा होने पर चावल की कृषि की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है उनमें सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध होगी तो चावल की कृषि है वो इस प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। हम कौन सी मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं? पर्वतीय मिट्टियों के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार में देखा यहाँ पर पोडोचोल, इसके अलावा भूरी लैटेराइट मिट्टी या लिथोसोल मिट्टियाँ या पीली जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा खनिज पदार्थों की भी जो विशेषतः पीली भूरी मिट्टियाँ हैं, खनिज पदार्थों की उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा के कारण उनमें खनिज पदार्थों की भी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो पर्वतीय मिट्टियाँ जापान में पाई जाती हैं इनमें उपजाऊपन की क्षमता है वो कम देखने को मिलती है, यानी कम उपजाऊ ये मिट्टियाँ होती हैं। तो पहली प्रकार की मिट्टियाँ, इसके अलावा ये उथली होंगी, पथरीली रेतीली लिथोसोल मिट्टी पाई जाएगी। इसमें खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तो इन प्रकार की मिट्टियों में चावल की कृषि है वो की जाती है। तो ये पहला प्रकार हो गया पर्वतीय मिट्टियाँ। अब नंबर 2 हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया हम जानते हैं, नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा करके अपने साथ मिलाए जाते हैं उनका जब जमाव होता है तो उनसे कौन सी मिट्टियाँ बनती हैं? जलोढ़ मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण के फलस्वरूप होता है, और ये मिट्टियाँ पर्वतीय जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी तुलना में काफ़ी उपजाऊ भी होती हैं। तो नदियों की घाटियों और संकरे जो तटीय मैदान होते हैं उनमें इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो जापान में देखने को मिलती हैं। जैसे हमने 4-5 मैदान क्वांटो किंग की उनके बारे में हमने पढ़ा था, तो उन मैदानी भागों में ये मिट्टियाँ ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ये मिट्टियाँ संकरे तटीय मैदानों में पाई जाती हैं। जो संकरे तटीय मैदान हैं उनमें कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? जैसा कि हम जानते हैं जापान एक द्वीपीय देश है, तटीय भाग, तटरेखा की लंबाई भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो आसपास का जितना भी, यानी समुद्र के किनारे वाला जितना तटीय भाग है जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, वहाँ पर क्या है? संकरे तटीय मैदान, पतले पतले तटीय मैदानों का निर्माण वहाँ पर हुआ है, जिसमें क्या है? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है वो पाया जाता है। यानी नदी की घाटियों में भी और इसके साथ में संकरे जो तटीय मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो एक तो संकरे तटीय मैदान, इसके अलावा नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो देखने को मिलता है। जापान के विशेषता हम देखें, क्वांटो किंग की, इशिकारी, मिनो ओवरी, क्वांटो किंग की, मिनो ओवरी। तो क्वांटो किंग की, इशिकारी, सॉरी मिशिकारी नहीं, ये इशिकारी है, इशिकारी और मनो ओवरी, ये जो नदियों के बेसिन हैं इनमें तलतटीय जो निक्षेप होते हैं उनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, ये जो नदी है विशेषतः के बेसिन। और क्वांटो किंग की जो मैदानी भाग हमने पढ़े थे उनमें यही जो इन्हीं नदियों के मैदानी भाग हैं वो जिनमें क्या है? मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विशेषतः क्वांटो किंग की, इशिकारी, मनोवरिया जो नदियां हैं उनके जो तलछटीय निक्षेप हैं उनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण यहाँ पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टियों में यहाँ पर स्थानीय भिन्नताएं भी देखने को
मिलती हैं। इनमें कुछ जो मिट्टियाँ होती हैं वो बालू प्रधान होती हैं, कुछ एक क्या होती हैं, चीका प्रधान होती हैं। स्थानीय भिन्नता इनमें देखने को मिलती है। स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ क्या होती हैं, चीका प्रधान यानी चिकनी मिट्टी की उसमें प्रधानता पाई जाती है। कुछ एक क्या होती हैं, बालू प्रधान, बालू मिट्टी का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ अंश है वो देखने को मिलता है। तो कुछ बालू प्रधान होती हैं और कुछ चीका, और कुछ एक जो मिट्टियाँ होती हैं, कुछ एक स्थानों पर ऐसी मिट्टियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं जिनमें किसकी प्रधानता होती है, दोमट की प्रधानता देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी में ये स्थानीय भिन्नताएं यानी स्थान विशेष के आधार पर कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। चीका प्रधान मिट्टियाँ भी होंगी, उसमें बालू प्रधान मिट्टियाँ भी होंगी और साथ में उसमें दोमट की प्रधानता भी देखने को मिलती है। यानी 3 प्रकार की उसमें पाई जाती हैं। और अधिकांश जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो कैसी होंगी, उपजाऊ प्रकार की होंगी। अधिकांश जलोढ़ मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं तथा समतल मैदान में पाई जाती हैं। तो अधिकांशतः जो जलोढ़ मिट्टियाँ होंगी वो कैसी होंगी, उपजाऊ होगी और साथ में जो समतल मैदानी भाग है उनमें ही जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जापान की जो अधिकांश कृषि क्षेत्र हैं या कृषि उपजें हैं वो इन्हीं मिट्टियों से प्राप्त होती है। यानी इसमें जापान की अधिकांश कृषि उपजें यहीं से प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, पर्वतीय मिट्टियां हैं, जीवाश्म कम पाए जाते हैं, खनिज कम पाए जाते हैं, उपजाऊपन कम पाया जाता है, ढाली भागों में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर इतनी कृषि नहीं की जा सकती जितनी जो समतल मैदानी भाग जो होते हैं उनमें कृषि की जा सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भाग जो हैं उनमें कृषि की जा सकती है। तो कृषि यहाँ पर ज़्यादा की जाएगी और ज़्यादातर जो कृषि उपजें जापान की होंगी वो कहाँ से प्राप्त होंगी, जलोढ़ मिट्टी वाले भागों से ही ज़्यादातर कृषि उपजें हैं वो प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम, जैसा कि हमने अन्य देशों में चीन में पढ़ा या अन्य देशों में हम देखते हैं, भारत में देखते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो ज़्यादातर गंगा का जो मैदानी भाग है यानी सिंधु गंगा का मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी विशाल मैदान जिसको हम कहते हैं, उसमें सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसी प्रकार हमने देखा चीन का जो पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या का केंद्रण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी विश्व के जो मैदानी भाग हैं उनमें जनसंख्या है वो ज़्यादातर केंद्रित पाई जाती है। तो उसी प्रकार जापान में भी जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, मैदानी भाग में। और जापान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो भी कहाँ निवास करती है, मैदानी भाग में। यानी जलोढ़ मिट्टी वाले एक तो अधिकांश कृषि उपजें भी यहीं से प्राप्त होती हैं और जापान की अधिकांश जनसंख्या भी इसी भाग में निवास करती है। तो हम मैदानी भागों की अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जो किनारे वाले भाग हैं यानी जो तटीय संकरे मैदानी भाग हैं उनमें इन मिट्टियों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। आंतरिक भाग में तो कौन सी मिट्टियां हैं, पर्वतीय, और किनारे वाले भाग में कौन सी मिट्टियां हैं, जलोढ़। तो जो द्वीप हैं, जैसे क्रमशः द्वीपों की हम बात करें, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशु, ये जो द्वीप हैं उनके जो तटीय भाग हैं, समुद्र तटीय भाग जो हैं उनमें जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो तो जलोढ़ मिट्टियां हैं। और जो विशेषतः मध्यवर्ती भागों में पाई जाती हैं वो कौन सी मिट्टियां हैं, पर्वतीय मिट्टियां। तो 2 प्रकार की मिट्टियां जापान में पाई जाती हैं। पहले प्रकार की जो पर्वतीय मिट्टियां होती हैं जिनमें उपजाऊपन कम पाया जाता है, जो ज़्यादातर भाग जापान का है उसके ऊपर पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार ही देखने को मिलता है। जीवाश्म कम होते हैं, इसके अतिरिक्त उनमें
खनिज पदार्थों की भी कमी पाई जाती है। लीचिंग की प्रोसेस या अपक्षालन की जो क्रिया है उसके द्वारा उन मिट्टियों का निर्माण हुआ है, तो उसमें क्या है, लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा पोडोजोल मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है पर्वतीय मिट्टियों में। इसके अलावा लिथोसोल जो मिट्टी है वो जापान की जो पर्वतीय मिट्टियों का भाग है उसके लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की अगर सुविधा उपलब्ध हो तो चावल की कृषि उसमें की जा सकती है। तो उपजाऊपन कम होता है पर्वतीय मिट्टियों में। जैसा कि हम जानते हैं जापान का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है, तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है वो जापान में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम मिट्टियों की बात करें तो वो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं जो कि नदियों की घाटियाँ, नदी की जो घाटियाँ हैं, जैसे हमने नदियों के बारे में पढ़ा, जैसे क्वांटो है या इसके अलावा किंकी है, इशिकारी है, मिनोओवारी है, ये जो नदियों के मैदानी भाग हैं या इनके जो तटीय निक्षेप जिनके द्वारा जो किए गए हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टियाँ भी अलग अलग प्रकार की स्थानीय भिन्नता इसमें पाई जाती है। जैसे कुछ स्थानों पर चीका की प्रधानता जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर बालू की प्रधानता है और कुछ स्थानों पर दोमट मिट्टी की प्रधानता यहाँ पर ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें देखने को मिलती है। तो अधिकांश जो कृषि उपजें हैं जापान की वो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी भाग जो है उनसे प्राप्त होती है। ये समतल मैदानी भाग है। जनसंख्या भी जापान की सर्वाधिक इसी में निवास करती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं, तो कृषि उपजें भी अधिकांशतः जापान की इन्हीं भागों में, यानी समतली मैदानी भाग या हम ये कह सकते हैं जो संकरे तटीय मैदानी भाग हैं वहाँ से अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वहीं से जापान की अधिकांश जो फसलें हैं वो पैदा होती हैं। और जो जापान की अधिकांश जनसंख्या भी इन्हीं भागों में निवास करती है। तो ये जापान की मिट्टियाँ हमने पढ़ी। 2 प्रकार की यहाँ पर स्थलाकृतियों के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्राकृतिक वनस्पति आदि के आधार पर 2 प्रकार की मिट्टियों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। तो जलोढ़ एवं जो पर्वतीय मिट्टियाँ, इन्हीं में अन्य प्रकार हैं। जैसे पर्वतीय मिट्टियों में पोडोजोल है या भूरी लाल है या पीली मिट्टियाँ हैं, लाल पीली मिट्टियाँ, लिथोसोल मिट्टियाँ हैं, ये इनके उप प्रकार हम कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टियों के। और जलोढ़ मिट्टी में हम जैसे कुछ चिक्का प्रधान है, बालू प्रधान, दोमट प्रधान, ये थोड़े से इनके छोटे छोटे उप प्रकार बन सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार की मिट्टियाँ मुख्यतः पाई जाती है। तो ये जापान की मिट्टियाँ हमने पढ़ी। अगले अध्याय में जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।